नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं हिंद महासागर में पाई जाने वाली स्थलाकृतियों के बारे में। जैसा कि हिंद महासागर के बारे में आप जानते होंगे कि एकमात्र ऐसा महासागर है, एकमात्र विश्व का एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा हुआ है और वह भारत के नाम पर पड़ा हुआ है। और यह हमारे लिए एक गर्व की बात है, एक हमारे लिए सम्मान का विषय है। तो चलिए हमारा जैसा कि टॉपिक है, जैसा कि हमारा टॉपिक लिखा हुआ है कि इंडियन ओशियन में कौन कौन सी स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। तो इससे पहले के वीडियो में हमने देखा कि प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर में कौन कौन सी स्थलाकृतियां पाई जाती हैं, उनके विषय में हमने देखा। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंद महासागर में पाई जाने वाली स्थलाकृतियों के बारे में। हिंद महासागर के हिंद महासागर जो कि जलीय भाग है, तो जल के आंतरिक भागों में कौन कौन सी स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। जल की नितल जल की सतह पर जो धरातल है, जो महासागरों का धरातल होता है, उसमें कौन कौन सी स्थलाकृतियां पाई जाती हैं, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो उससे पहले हम जानते हैं कि हिंद महासागर की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। तो जैसा कि हमने पिछले अध्याय में बताया था कि वेगनर महोदय ने अपने सिद्धांत में बताया था कि किस प्रकार से पृथ्वी प्राचीन समय में जितने भी आज वर्तमान में हम देखते हैं कि महाद्वीप जो कि भिन्न भिन्न महाद्वीप है, या चाहे यूरोप चाहे एशिया, जो कि अलग अलग क्षेत्रों में इनके बीच में महासागर स्थलाकृतियां हैं, ठीक। परंतु प्राचीन समय में ऐसा हुआ करता था कि सभी महाद्वीप थे ना एक ही भूखंड का हिस्सा हुआ करते थे, जैसे उन्होंने पेंजिया नाम दिया था। और पेंजिया को उन्होंने जो पेंजिया के चारों ओर जो जल भरा हुआ था, उसे उन्होंने पैंथालासा नाम दिया था। उसके बाद मैंने बताया था आपको कि पेंजिया को उन्होंने दो भाग में तोड़कर बताया कि पेंजिया का उत्तरी भाग था उसे उन्होंने अंगारालैंड कहा, और दक्षिणी भाग था उसे उन्होंने गोंडवाना लैंड कहा था, ठीक। तो गोंडवाना लैंड का जो हिस्सा है, तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है वह है वर्तमान अफ्रीका, इसी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और इसके अलावा भारत भी और ऑस्ट्रेलिया, यह तीनों, और इसके अलावा दक्षिणी अमेरिका, तो यह चारों क्षेत्र क्या है, इस गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और यदि हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें, चूंकि हिंद महासागर भारत के नजदीक है, भारतीय उपमहाद्वीप के निकट है, तो जो भारत का प्रायद्वीपीय भाग है, तो 50 मिलियन वर्ष पहले उसकी जो वर्तमान स्थिति है वह स्थिति नहीं थी। उससे पहले भारत और ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका महाद्वीप से जुड़े हुए थे। यदि आपने मानचित्र में देखा होगा, तो मानचित्र में यदि आप स्पष्ट रूप से यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यह अफ्रीका है, ठीक। इसलिए यदि आप अफ्रीका को देख पा रहे होंगे, ठीक, तो अफ्रीका यहाँ पर आप देख रहे हैं चाइना, रसिया और ये अफ्रीका। तो अफ्रीका भारत था, जो भारत वर्तमान में यहाँ पर है। परंतु भारत वर्तमान में प्राचीन समय में भारत की स्थिति यहाँ पर नहीं थी। और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है, आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की स्थिति। तो ऑस्ट्रेलिया और भारत इसी यहाँ पर इस अफ्रीका महाद्वीप से जुड़े हुए थे, ठीक। तो इस कारण से यहाँ पर हिंद महासागर नहीं था, यहाँ पर जल नहीं था, यहाँ पर क्या था, एक कॉन्टिनेंटल भूभाग था, यहाँ पर महाद्वीपीय भाग था, ठीक। तो इसलिए यहाँ पर प्राचीन समय में हिंद महासागर नहीं था। परंतु क्या हुआ, पहले भिन्न भारत और ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ, भारत और ऑस्ट्रेलिया यहाँ से जुड़े हुए थे, परंतु भारत का टूटना यहाँ से शुरू हुआ। इस जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, इससे भारत टूटा और धीरे धीरे उसने उत्तर की दिशा की ओर गति करना, यहाँ लगा हुआ था, तो यहाँ से टूटा और धीरे धीरे उत्तर की दिशा की ओर गति करना प्रारंभ कर दिया। उसके पश्चात जो ऑस्ट्रेलिया टूटा यहाँ से, और इसने जो पूर्व दिशा की उत्तर पूर्व की ओर गति करना प्रारंभ कर दिया। तो इससे क्या हुआ, इसके जो क्षेत्र था यहाँ पर एक भ्रंश बन गया, यहाँ पर एक स्पेस बन गया जहां पर जो पैंथालासा था, जैसा कि वेगनर ने बताया कि पैंथालासा का जल यहाँ पर संपूर्ण क्षेत्र भर गया, और जो कि आज हम वर्तमान रूप में हिंद महासागर के रूप में उसी को हम जानते हैं, ठीक। तो यह तो बात रही हिंद महासागर की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। क्योंकि हिंद महासागर की जो उत्पत्ति है, उसकी उत्पत्ति लगभग 50 मिलियन वर्ष से अधिक समय पुरानी मानी जाती है। तो जब भारत का गमन उत्तर की ओर हुआ था, उसी के पश्चात हिंद महासागर की उत्पत्ति हुई थी। तो इस वीडियो में जो कि हम बात करने वाले हैं कि हिंद महासागर में कौन कौन सी स्थलाकृतियां पाई जाती हैं, कौन कौन सी टोपोग्राफीज भूआकृतियां इस हिंद महासागर के जो जल है, जल के आंतरिक भाग में, यानी स्थल, हिंद महासागर का जो धरातल है, महासागर का धरातल या नितल कहते हैं जिसे, उसमें कौन कौन सी स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। और आप जानते होंगे कि किसी भी महासागर का धरातल है, नितल है, वह क्या नहीं होता, सपाट नहीं होता है। यह हमारी मान्यता है, क्योंकि जो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो महाद्वीप पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां होती है, चाहे महापर्वत की बात कर लें, पठार की बात कर लें, तो विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां होती हैं। उसी प्रकार से महासागरों में भी, महासागर का जो आंतरिक भाग है उसमें भी उसी प्रकार से जो विभिन्न प्रकार की, कहीं ऊंची कहीं नीची स्थलाकृतियां, कहीं पठार कहीं मैदान इत्यादि स्थलाकृतियां होती हैं। इसके संबंध में हम पिछले वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं।
परंतु इस वीडियो में हमारा स्पेसिफिक यही उद्देश्य है, यही विशिष्ट उद्देश्य है कि हम हिंद महासागर में कौन सी पार्टिकुलर स्थलाकृतियां पाई जाती हैं उनके विषय में केवल जाने। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि हिंद महासागर की स्थिति क्या है। ठीक, तो हिंद महासागर की जो स्थिति है, तो हिंद महासागर की आप स्थिति स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे। तो हिंद महासागर में जो सबसे पहले हमारे सामने स्थलाकृति आती है, उस स्थलाकृति को हम कहते हैं, यदि हम हिंद महासागर की पहले स्थलाकृतियों के बारे में चर्चा करें तो बहुत सी स्थलाकृतियां हिंद महासागर के आंतरिक भागों में पाई जाती हैं। उससे सबसे पहली स्थलाकृति हमारे सामने आती है, उसे हम कहते हैं कार्लसबर्ग रिज। तो कार्लसबर्ग रिज, तो सबसे पहले हम समझते हैं रिज क्या होती है। रिज यानी कटक। तो कार्लसबर्ग कटक, तो कटक एक ऐसी स्थलाकृति होती है जो समुद्र के आंतरिक भाग में होती है, समुद्र के जल से ढकी हुई होती है, और स्थलाकृति को हम देख नहीं सकते हैं। और प्रत्येक महासागर में, जैसा कि हमने मिड अटलांटिक जो रिज थी, जो कि अटलांटिक महासागर के मध्य भाग में पाई जाती थी, ऐसा आकृति की, जो कि विश्व की सबसे बड़ी रिज या कटक कहलाती है, मानी जाती है, तो उसके बारे में हमने देखा था। उसी प्रकार से हिंद महासागर में कौन सी रिज पाई जाती है? कार्लसबर्ग रिज, कार्लसबर्ग कटक। और कटक का निर्माण एक ऐसी जो समुद्र के आंतरिक भागों में होता है, और कटक का निर्माण वहीं पर होता है जहां पर दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं। यानी जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं, मान के चलिए यह एक प्लेट है और यह एक प्लेट है, जब दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाती हैं, तो इससे क्या होता है? कटक का निर्माण होता है। क्योंकि अभी तक ये प्लेटें एक दूसरे से सटी हुई थी, अब दोनों के बीच में जब दूर जा रही हैं तो इनके बीच में गैप पैदा होगा, और इस गैप के माध्यम से ज्वालामुखी की प्रक्रिया संपन्न होगी। और ज्वालामुखी के माध्यम से जब ज्वालामुखी का जो लावा है वह समुद्र के धरातल पर जमता जाएगा, तो इससे पर्वतनुमा स्थलाकृति का निर्माण होता है, उसे हम कहते हैं रिज। तो रिज सबसे पहले हमारे सामने रिज आती है, उसे हम कहते हैं कार्लसबर्ग कटक। कार्लसबर्ग कटक की यदि हम मानचित्र पर यदि स्थिति को देखें तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर यह अफ्रीका है। तो अफ्रीका के पश्चिमी भाग में जो यह जो क्षेत्र है, यहाँ सोमालिया से यहाँ से लेकर इतना लगभग यहाँ तक, तो इतने क्षेत्र में जो सबसे जो ऊपरी क्षेत्र है, यहाँ पर क्या पाई जाती है? यहाँ पर कार्लसबर्ग कटक पाई जाती है। कार्लसबर्ग कटक जो कि प्रमुख रूप से इसका निर्माण की कारण यही है कि यहाँ पर जो यह छोटी सी यह प्लेट है, यह जो प्लेट है इस तरफ जा रही है, इस प्लेट यहाँ से, और यहाँ से ज्वालामुखी की प्रक्रिया, ज्वालामुखी के लावे की प्रक्रिया संपन्न हो रही है, और ज्वालामुखी के माध्यम से जो लावा निकल रहा है वह इसी सतह पर क्या होता है? धीरे धीरे जमता जा रहा है। इसलिए एक पर्वतनुमा स्थलाकृति जो कि समुद्र के जल के अंदर लेता है, इसलिए इसे हम कटक या रिज के नाम से जानते हैं। और उसी का जो कार्लसबर्ग रिज है, उसका जो अगला विस्तार है, जो आगे का विस्तार है, उसे हम कहते हैं साउथ वेस्ट इंडियन रिज, यानी साउथ दक्षिणी पश्चिमी इंडियन रिज। तो यह जो कार्लसबर्ग रिज है, कार्लसबर्ग रिज का अगला विस्तार, आगे का विस्तार, जिसे हम साउथ वेस्ट इंडियन रिज यानी दक्षिणी पश्चिमी इंडियन रिज के नाम से, इंडियन कटक के नाम से हम जानते हैं। तो हमारी दूसरी स्थलाकृति की यदि हम बात करें तो हमने पहली स्थलाकृति को देखा, जिसे हमने कहा कार्लसबर्ग रिज, यह जो हमने हमारी पहली उसको हमने देखा कार्लसबर्ग रिज। और दूसरी स्थलाकृति थी हमारी साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम इंडियन रिज। ठीक, उसके बाद हमारी तीसरी स्थलाकृति हमारे सामने आती है, उसे हम कहते हैं मस्करीन पठार। मस्करीन पठार की यदि हम बात करें तो मस्करीन पठार की जो स्थिति है वह यदि मानचित्र पर देखें तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर मेडागास्कर है। तो मेडागास्कर के पश्चिमी क्षेत्र, पूर्व में जो वहां पर देख रहे हैं मॉरिशस देश है, जो मॉरिशस कंट्रीज बसे हुए हैं, यह सभी कंट्रीज इस मस्करीन प्लेटी पर बसे हुए हैं। यानी जो समुद्र के आंतरिक भाग में जो स्थलाकृति है, अब वह स्थलाकृति इस प्रकार से धीरे धीरे मतलब दिखाई देने लगी है कि अब उस पर क्या हो गया, जो मॉरिशस जैसे कंट्री है वह उस पर स्थित हो गए हैं। क्योंकि जो अभी तक जो स्थलाकृति समुद्र के आंतरिक भाग में विद्यमान थी, समुद्र के अंदर थी, जो जल के अंदर थी, अब क्या हो गई है, वह जल के जो ऊपरी भाग में टापू के रूप में, आइलैंड के रूप में विद्यमान हो गई है। इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मॉरिशस कंट्री जो कि मस्करीन पठार पर पाए जाते हैं। ठीक, तो यह तो बात रही हमारी तीसरी स्थलाकृति, जिसको हमने देखा कि मस्करीन पठार। तीसरी स्थलाकृति के बारे में देखा मस्करीन पठार के बारे में। यदि हम चौथी स्थलाकृति की बात करें, इसे कहते हैं सोमाली बेसिन। आपने सुना होगा सोमाली बेसिन यानी सोमालिया कंट्री के बारे में। सोमालिया की यदि हम स्थिति की बात करें तो सोमालिया की जो स्थिति है वह अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में, यहाँ पर देख रहे हैं, यह कंट्री है सोमालिया। जैसे आप यहाँ से आप हॉर्न के नाम से जानते हैं, यह जो क्षेत्र है इसमें इसे हम हॉर्न कहते हैं। तो यहाँ पर एक सोमालिया कंट्री है। तो सोमालिया कंट्री के इस पूर्वी भाग में यहाँ पर क्या है, यह सोमाली बेसिन के नाम से जानते हैं, जिसकी गहराई 5340 मीटर है। परंतु सबसे पहले हम समझते हैं बेसिन क्या है।
तो बेसिन एक ऐसा क्षेत्र होता है जो कि जल के आंतरिक भाग में होता है, यानी वो हमें दिखाई नहीं देता है, परंतु वह एक ऐसा क्षेत्र है जो कि जल के महासागर के आंतरिक भाग में होता है, परंतु वह उच्च भूमि क्षेत्र से घिरा होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सोमाली बेसिन है, और यह इस क्षेत्र से, इस महाद्वीपीय क्षेत्र से या उच्च भूमि क्षेत्र से घिरा हुआ है, तो इसे हम कहते हैं सोमाली बेसिन। तो इस प्रकार से हमने पहली शिलाकृति देखी कार्लसबर्ग रिज, दूसरी देखी सोमाली बेसिन, उसके बाद हमने देखी जो दक्षिणी पश्चिमी इंडियन रेंज, उसके बाद हमने देखा जो मस्करीन प्लेट्यू। ठीक, यह मस्करीन प्लेट्यू जिस पर मॉरिशस कंट्रीज बसे हुए हैं। उसके बाद हमारी जो अगली शिलाकृति है उसे हम कहते हैं अटलांटिक इंडियन रेंज। जो हमारी अगली शिलाकृति है उसे हम कहते हैं अटलांटिक इंडियन रेंज। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अटलांटिक और इंडियन रेंज, तो अटलांटिक एक महासागर है। आपने मतलब पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी अटलांटिक महासागर के बारे में, परंतु इस वीडियो में जो मतलब अटलांटिक महासागर की जहाँ की ऐसा की चर्चा कर रहे हैं अटलांटिक इंडियन रेंज, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अफ्रीका है, यह अफ्रीका महाद्वीप है, और अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में बात करें तो यह दक्षिणी अटलांटिक महासागर है, और अफ्रीका के पूर्व में बात करें तो हिंद महासागर है। परंतु जो अफ्रीका महाद्वीप है यह अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर के जल को विभाजित करने का काम, उसको विभेदित करने का काम, उसको अलग करने का काम करता है। इसलिए यह जो अफ्रीका महाद्वीप है यह अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर के बीच में जो जल है उसको विभाजित करता है। तो इनके बीच में अटलांटिक इंडियन रेंज पाई जाती है। तो अटलांटिक इंडियन रेंज की जो स्थिति की बात करें वो अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में यहाँ पर अटलांटिक इंडियन रेंज यानी कटक पाई जाती है। और कटक का निर्माण एक ऐसा क्षेत्र में होता है जहां पर दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं, और जहां पर ज्वालामुखी प्रक्रिया संपन्न हो रही हो, ज्वालामुखी के लावा के माध्यम से जब वह जमता जाता है तो उसके बाद एक पर्वत नुमा शिलाकृति समुद्र के अंदर, जल के अंदर, महासागरीय जल के अंदर में विद्यमान हो जाती है, उसे हम कहते हैं कटक। तो यह कटक है जिसे हम कहते हैं अटलांटिक, यानी अटलांटिक महासागर के नाम पर अटलांटिक और हिंद महासागर के नाम पर इंडियन। तो है अटलांटिक इंडियन कटक इसे हम कहते हैं, जिसका विस्तार, जिसकी जो स्थिति है वह अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। तो अटलांटिक, ऐसे हम कहते हैं अटलांटिक इंडियन रेंज। इसके साथ एक और शिलाकृति यहीं पर विद्यमान है जिसे हम कहते हैं अटलांटिक इंडियन बेसिन। तो अटलांटिक इंडियन रेंज है उसके यदि हम पश्चिम पूर्वी भाग में बात करें तो यहाँ पर अटलांटिक इंडियन बेसिन विद्यमान है। तो बेसिन हमने बताया जैसा कि एक ऐसा क्षेत्र होता है जो कि उच्च भूमि एरिया से घिरा होता है। तो यह जो अटलांटिक इंडियन रेंज है, तो अटलांटिक इंडियन रेंज के जो पूर्वी भाग है, तो पूर्वी भाग में क्या पाया जाता है, अटलांटिक बेसिन पाया जाता है। अटलांटिक बेसिन जो कि एक प्रकार से हम बात करें अटलांटिक इंडियन बेसिन, यानी अटलांटिक महासागर और इंडियन महासागर के नाम पर उसका नाम है अटलांटिक इंडियन बेसिन। और बेसिन जैसा कि हमने चर्चा की, बेसिन एक ऐसा क्षेत्र होता है जो कि एक हाईलैंड एरिया, एक उच्च भूमि क्षेत्र से घिरा होता है। इस प्रकार से है जो बेसिन है यह रेंज से निकट है। ठीक, इस प्रकार से हमने बात की अटलांटिक इंडियन रेंज के बारे में, उसकी बात की हमने बात अटलांटिक इंडियन बेसिन के बारे में। इसके उत्तरी भाग में यदि हम बात करें तो यहाँ पर एक अगुलहास बेसिन पाया जाता है। तो अगुलहास बेसिन जैसा कि अभी आप जानते होंगे कि यहाँ पर केप टाउन है, दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका में केप टाउन है, दक्षिण अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप है। उसी प्रकार से यहाँ पर एक केप है जिसे कहते हैं केप अगुलहास। तो केप अगुलहास दक्षिण अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। तो केप अगुलहास यहाँ पर इसी के नाम पर यहाँ पर केप अगुलहास बेसिन नाम दिया गया है। और ये बेसिन एक ऐसा क्षेत्र होता है जो कि एक उच्च भूमि एरिया से घिरा होता है। ठीक, तो यहाँ पर अटलांटिक इंडियन रेंज, यहाँ पर अगुलहास बेसिन और यह अटलांटिक इंडियन बेसिन। यदि हम इसकी बात करें तो यह जो हमने बात की शिलाकृति, कौन कौन सी शिलाकृति में चर्चा कर चुकी, हम कार्लसबर्ग रिज के बारे में चर्चा कर चुके। उसके बाद हमने साउथ वेस्ट इंडियन रिज के बारे में चर्चा की। उसके बाद हमने देखा मस्करीन प्लेट्यू जिस पर मॉरिशस कंट्रीज बसे हुए हैं जो कि मेडागास्कर के पास में है। ठीक, उसके बाद हमने देखा सोमाली बेसिन के बारे में जो कि जिसे हम हॉर्न कहते हैं, मतलब 3 देशों जो कि हॉर्न कहा जाता है। तो वहीं पर एक सोमालिया देश है, सोमालिया देश के निकट ही सोमाली बेसिन है। उसके बाद हमने देखा अटलांटिक इंडियन रेंज जो कि अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में विद्यमान है, जो कि अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर के बीच में विभेदन का कर रहा है। उसके बाद हमने देखा अटलांटिक इंडियन बेसिन के बारे में, और उसके बाद हमने देखा अटलांटिक इंडियन रेंज के उत्तरी भाग में हमने देखा अगुलहास बेसिन। तो उसी प्रकार से अगुलहास बेसिन के साथ केप टाउन, अगुलहास जो कि दक्षिण अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, वो अगुलहास बेसिन के बारे में हमने चर्चा की, जो कि एक अभिसाल प्लेन का उदाहरण है। तो अभिसाल प्लेन क्या है? तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी, अध्ययन किया था कि कौन कौन सी शिलाकृतियां समुद्र के आंतरिक भाग में पाई जाती हैं। तो उन शिलाकृतियों में प्रमुख शिलाकृति की जो हमने चर्चा की थी उसमें हमने बताया था कि कॉन्टिनेंटल जो स्लोप बताया था, कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में चर्चा की, यानी महाद्वीपी मग्न ढाल हमने देखा था, महाद्वीपी मग्न तट के बारे में देखा था। उसके बाद हमने बताया था आपको कि महाद्वीप में
जो मार्जिनल प्लेट्यू पाए जाते हैं, जो हमने देखा था जो कॉन्टिनेंटल राइज पाया जाता है, डीप ओशियन पाए जाते हैं। इसके बाद अब जो अभिसाल प्लेन है वह भी एक प्रकार से इस शिलाकृति का, समुद्र के आंतरिक भागों में शिलाकृति का प्रमुख उदाहरण है। तो इस प्रकार से जो अगोलहास बेसिन है वह एक प्रकार का अभिसाल प्लेन है। आप उसको हमारे जो पिछला वीडियो है उसमें अच्छी तरीके से देख सकते हैं, परंतु इस वीडियो में हमारा उद्देश्य यही है कि हम प्रमुख रूप से जो हिंद महासागर में कौन कौन सी शिलाकृतियां पाई जाती हैं उसका हम एक प्रकार से विशिष्ट तरीके से केवल उसी का अध्ययन करें कि हिंद महासागर की शिलाकृतियां कौन कौन सी पाई जाती हैं। तो इतनी शिलाकृतियों के बारे में हमने चर्चा की। अब हम बात करते हैं अगली शिलाकृति के बारे में। तो जैसे हम कहते हैं चैगोस लक्षद्वीप पठार, चैगोस लक्षद्वीप पठार। तो चैगोस लक्षद्वीप पठार की स्थिति कहाँ विद्यमान है, सबसे पहले यह समझना होगा। चैगोस लक्षद्वीप पठार, ठीक। तो जैसा कि आपने देखा कि यह जो क्षेत्र देख लिया आपने, यह मतलब, तो हमने सबसे पहले कार्लसबर्ग रेंज देखा, उसके बाद साउथ वेस्ट इंडियन रेंज देखा। तो उसी जो अगोलहास जो कार्लसबर्ग रेंज है उसी के पूर्वी भाग में यह जो कटक पाया जाता है, यह जो रिज पाई जाती है, इसे हम कहते हैं जिस पर क्या बसे हुए संपूर्ण देश हमारा लक्षद्वीप है, जो कि यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश है, यह जो इसी पठार पर बसा हुआ है। यह एक पठारी क्षेत्र है, जो कि यह जो पठारी क्षेत्र है जो कि जिसे हम कहते हैं चैगोस लक्षद्वीप पठार। तो इसी पर लक्षद्वीप देश बसे हुए हैं, यहीं पर मालदीव बसा हुआ है। तो इस चैगोस पठार पर मालदीव और इसके अलावा लक्षद्वीप देश बसे हुए हैं। तो इस संपूर्ण क्षेत्र को हम चैगोस लक्षद्वीप पठार के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हमने यह जो क्षेत्र है इस पर अब जो हमारा प्रबाल वित्ती का जो हमारा अरब सागर है, अरब सागर में लक्षद्वीप द्वीप जो कि भारत का हिस्सा है, परंतु यह मुख्य भूमि से यह दूर है, इसलिए इस जो क्षेत्र है इसे हम कहते हैं चैगोस लक्षद्वीप पठार, ठीक। तो चैगोस लक्षद्वीप पठार के निचले भाग में यहीं पर लक्षद्वीप बसा हुआ है, यहीं पर मालदीव बसा हुआ है। तो इसके बाद हम बात करें, इसे हम कहते हैं मिड इंडियन रेंज, यानी जो चैगोस लक्षद्वीप पठार है उसका ही आगे जो विस्तार है उसे कहते हैं मिड इंडियन रेंज, यानी मध्य हिंद महासागरी रेंज, हिंद महासागरी कटक, ठीक। यह जो हमारा है इतने भाग की यदि हम बात करें तो इसे हम कहते हैं चैगोस लक्षद्वीप पठार, जिस पर मालदीव और लक्षद्वीप बसे हुए हैं। उसके बाद हम इस जो हमारा निचला भाग है इसका इसी का विस्तार है, उसे हम कहते हैं मिड इंडियन रेंज, ठीक। तो इसके प्रकार से हमने दोनों चीजों की बात की। उसके बाद हमारी अगली शिलाकृति आती है, उसे हम कहते हैं क्रोजेट बेसिन की स्थिति की बात करें तो इसे हमने बताया था आपको कि इसे हम कहते हैं साउथ वेस्ट इंडियन रेंज, यहाँ से यहाँ तक साउथ वेस्ट इंडियन रेंज, यानी दक्षिणी पश्चिमी जो हिंद महासागरी कटक है उसे हम कहते हैं साउथ वेस्ट इंडियन कटक। और यह है हमारा मिड इंडियन रेंज, इसे हमने बात की मध्य महासागरी कटक। तो इन दोनों के बीच में क्या है, इसे हम कहते हैं क्रोजेट द्वीप समूह, क्रोजेट बेसिन, ठीक। यह क्रोजेट लिखा हुआ है जो कि क्रोजेट द्वीप है जो कि फ्रांस के कब्जे में है, ठीक। तो यह दोनों रेंजों के दोनों कटकों के क्या है, बीच में है, मध्य में है। तो इस प्रकार से इसकी जो फ्रांस के कंट्रोल में है इसकी गहराई की बात करें तो 5440 मीटर है। तो इसके बाद हमने कौन कौन सी शिलाकृतियां देखी, तो सबसे पहले हमने देखा चैगोस लक्षद्वीप पठार के बारे में। उसके बाद हमने देखा जिस पर जो लक्षद्वीप है, जो हमारा मालदीव है, इसी पठार का हिस्सा है, जो कि हमारे रूप में हमारे सामने जो मालदीव है, लक्षद्वीप है जो कि भारत का हिस्सा है, मिनिकॉय द्वीप है, यह सभी जो द्वीप हैं इसी चैगोस लक्षद्वीप पठार का हिस्सा है। इसके बाद हमने देखा मिड इंडियन रेंज के बारे में, जो कि इसी चैगोस लक्षद्वीप पठार का आगे चलकर विस्तार है। उसके बाद हमने देखा क्रोजेट बेसिन जो कि फ्रांस के कब्जे में है, जिसकी गहराई 5440 मीटर है। इसके बाद हमने इन तीनों शिलाकृतियों के बारे में हमने देखा समझा कहाँ उनकी स्थिति है। उसके बाद हम अगली शिलाकृति के बारे में बात करते हैं जिसे हम कहते हैं अंडमान बेसिन, ठीक। तो अंडमान बेसिन, तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो भारत है, भारत का यदि हम पूर्वी क्षेत्र की बात करें भारत के पूर्व में, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी विद्यमान है। भारत के पूर्व में यह है बंगाल की खाड़ी और यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, ठीक। यह भारत का पूर्व है, भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी और यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इसे हम कहते हैं अंडमान बेसिन कहते हैं, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, बेसिन, अंडमान बेसिन। और बेसिन क्यों, बेसिन एक ऐसा क्षेत्र होता है जो कि उच्च भूमि एरिया से घिरा होता है, जो कि हाईलैंड क्षेत्र से घिरा हुआ क्षेत्र है, जिसे हम कहते हैं बेसिन, ठीक। तो अंडमान बेसिन में क्या है, दो प्रमुख रूप से ज्वालामुखी घटनाएं, जो दो ज्वालामुखी है, जैसे बैरन ज्वालामुखी आपने देखा सुना होगा कि जो कि सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। इसके अलावा नारकोंडम ज्वालामुखी। तो इस प्रकार से जो बैरन और जो नारकोंडम दो ज्वालामुखी हैं वह इस बंगाल की खाड़ी में जो अंडमान निकोबार द्वीप है उस पर पाए जाते हैं। तो इसे हम कहते हैं, इस संपूर्ण क्षेत्र को क्या कहते हैं, इस क्षेत्र को हम अंडमान बेसिन के नाम से जानते हैं। उसके बाद हमारे सामने अगली शिलाकृति आती है, उसे हम कहते हैं 90 ईस्ट रिज। 90 ईस्ट रिज क्या है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसी का विस्तार, यह
इसे क्या कहते हैं हम, 90 ईस्ट रिज कहते हैं। यह जो क्षेत्र इसका विस्तार है, इसी का विस्तार ही क्या कहता है, 90 ईस्ट रिज के नाम से हमारे सामने आता है। ठीक, तो 90 ईस्ट रिज, क्योंकि यहाँ से 90 डिग्री क्या आ जाती है देशांतर रेखा, यहाँ से होकर गुजरती है अंडमान निकोबार द्वीप से होते हुए, तो 90 ईस्ट रिज, 90 ईस्ट रिज के नाम से इसे हम जानते हैं। और इसका दक्षिणी विस्तार की बात करें तो साउथ ईस्ट इंडियन रिज, यानी इस जो हमारी जो 90 डिग्री इंडियन रिज है, जो ईस्ट रिज है, तो उसके यदि हम दक्षिणी विस्तार की बात करें तो उसे हम कहते हैं दक्षिण पूर्वी इंडियन रिज, यानी दक्षिण पूर्वी इंडियन रिज। इसे हम अगला इसका विस्तार करें तो यहाँ इस क्षेत्र में इसका विस्तार जाता है। ठीक, तो इस ये ऊपरी क्षेत्र है, इसे हम कहते हैं 90 ईस्ट रिज, और इसका जो दक्षिणतम विस्तार है उसे हम कहते हैं दक्षिणी पूर्वी इंडियन रिज। ठीक, तो इसके बाद हमने जो स्थिति हमारी क्लियर की, तो इसके बाद हमने कौन कौन सी शिलाकृतियों को देखा, हमने 3 शिलाकृतियों को देखा। पहली हमारी शिलाकृति थी अंडमान बेसन, हमने कहा, जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और बेसन एक ऐसा क्षेत्र होता है जो कि क्या होता है, जो उच्च भूमि एरिया से घिरा होता है। तो अंडमान बेसन की स्थिति को देखा हमने, इस पर नारकोंडम बेरन प्रमुख रूप से जो ज्वालामुखी सक्रिय और शांत ज्वालामुखी, जो बेरन है वह सक्रिय ज्वालामुखी है, और नारकोंडम है जो कि जो शांत शुष्क ज्वालामुखी है। ठीक, तो अंडमान बेसन के बारे में देखा। उसके बाद हमने देखा 90 ईस्ट रेंज के बारे में। ठीक, उसके हमने बाद देखा साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्वी इंडियन रेंज, जो कि इसी 90 ईस्ट रेंज का विस्तार है, जो कि प्रमुख रूप से तस्मान राइज तक आ जाती है। इसका विस्तार कहाँ तक होता है, तस्मान सागर। आप देख रहे होंगे यहाँ पर इसका जो विस्तार है वह तस्मान सागर तक विस्तृत है। तस्मान सागर यहाँ पर देख रहे होंगे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में विस्तारित है। तो तस्मान सागर यहाँ पर जो हिंद महासागर है, और जो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, तो हिंद महासागर और इसके जो यहाँ पर प्रशांत महासागर है, उनके बीच में जल के विभाजन का कार्य करता है। यानी हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को विभाजित करने का कार्य कौन करता है, तस्मान राइज या तस्मान सागर। ठीक, तस्मान राइज, ये आप देख रहे होंगे तस्मान राइज यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसको विस्तारित करने का कौन का करता है, हिंद महासागर। यानी हिंद महासागर का एरिया के कहाँ तक है, हिंद महासागर का क्षेत्र है यहाँ तस्मान राइज तक, इतने क्षेत्र तक क्या है, हिंद महासागर का जल भरा है। ठीक, यह संपूर्ण क्षेत्र हिंद महासागर के अंतर्गत आता है। ठीक, तो तस्मान राइज यह चूंकि किसके अंतर्गत आता है, तस्मान राइज का जो क्षेत्र है वह हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में विभेदक का कार्य करता है, उन दोनों के बीच में सीमा बनाता है, उनको दोनों को अलग करने का कार्य करता है। क्योंकि यह जो अलग करने का कार्य प्रकृति द्वारा नहीं किया गया है, प्रकृति के लिहाज से संपूर्ण सब जलाशय है, सभी महासागर एक है, परंतु मानव ने अपने संसाधनों के लिए, अपनी जो आवश्यकताएं है उस उद्देश्य के लिए, उस जो कि प्रमुख रूप से विवाद की स्थिति न बन पाए, उस उद्देश्य से तस्मान जो राइज है, तस्मान सागर है, उसको एक हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में क्या मान लिया है, विभाजन रेखा मान लिया है। क्योंकि यहाँ पर जो प्रमुख रूप से जो मछलियां या फिर जू प्लैंटन या फिर जो फाइटोप्लैंटन पाए जाते हैं, वह अलग पाए जाते हैं हिंद महासागर में, और यहाँ पर कुछ अलग पाए जाते हैं, इसलिए इनका अलग अलग विस्तार कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप हमने बताया था कि उसके बाद हमारी अगली शिलाकृति की हम बात करते हैं, जिसे हम कहते हैं साउथ इंडियन, यानी दक्षिण भारतीय और अटलांटिक बेसन, ऑस्ट्रेलियन बेसन। ठीक, 2 बेसन की यहाँ पर बात की। तो यह जो क्षेत्र है इसे हम कहते हैं, यह जो क्षेत्र है जो कि दक्षिण पूर्वी इंडियन रिज के निचले भाग में है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं साउथ इंडियन बेसन। और यह जो उसका ऊपरी भाग है, यह ऊपरी भाग, तो इसे हम कहते हैं ऑस्ट्रेलियन बेसन, जिसकी गहराई कितनी है, 5,676 मीटर। ठीक, 5.5 किलोमीटर के आसपास। तो यह जो ऑस्ट्रेलियन बेसन है इसकी गहराई 5,670 मीटर के आसपास है। ठीक, तो हमने इसको यहाँ पर 2 बेसन देखे। उसके बाद हमारे सामने आती है ब्रोकन रिज। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे पर्थ एक देश है, यहाँ पर पर्थ देश है, पर्थ। तो पर्थ बेसन, यहाँ पर पर्थ के निकट क्या है, पर्थ बेसन है। तो बेसन हमने बताया जैसा कि एक ऐसा दिया जो कि उच्च भूमि से घिरा हुआ होता है, तो यहाँ पर पर्थ बेसन विद्यमान है। उसी के साथ यहाँ पर एक ब्रोकन रिज है, ब्रोकन कटक। इस क्षेत्र में क्या है, यहाँ पर ब्रोकन कटक। कटक एक ऐसा क्षेत्र होता है, कटक एक ऐसी शिलाकृति होती है जब 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो उसे हम कहते हैं कटक, जिसका निर्माण ज्वालामुखी के क्रिया के परिणामस्वरूप होता है, ज्वालामुखी की लावे से इसका निर्माण होता है। तो यहाँ पर ब्रोकन रिज के बारे में देखा, और जो कि ब्रोकन रिज, और उसके बाद हम अगली शिलाकृति की बात करें तो यहाँ पर आप कोकोस द्वीप समूह देख रहे होंगे। तो कोकोस द्वीप समूह जिसे हम कहते हैं वार्टन बेसन, तो वार्टन बेसन भी एक प्रमुख रूप से यहाँ पर कोकोस द्वीप समूह, जिसे हम कहते हैं कोकोस बेसन, तो यह प्रमुख रूप से एक शिलाकृति है। ठीक, तो इसके पश्चात हमने कौन कौन सी शिलाकृति को देखा, उसके पश्चात हमने देखा साउथ इंडियन बेसन को देखा हमने, फिर उसके बाद हमने ऑस्ट्रेलियन बेसन को देखा। ठीक,
ऑस्ट्रेलियन बेसन। उसके बाद हमने देखा ब्रोकन रिज को और पर्थ बेसन को देखा। उसके बाद हमने देखा कोकोस बेसन को। इतनी सभी स्थलाकृति को देखा। अब हम बात करते हैं अगली स्थलाकृति हमारे सामने है जो है जावा ट्रेंच। जावा ट्रेंच तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर इंडोनेशियाई देश हैं। इंडोनेशियाई देश जिसमें बाली, जावा, सुमात्रा इत्यादि जो जो कि आइलैंड पर बसे हुए देश हैं। तो यहाँ पर जो कि जावा ट्रेंच, तो आप यहाँ पर जो जावा में खाई, ट्रेंच मतलब एक ऐसा समुद्र का एक ऐसा क्षेत्र होता है, समुद्र का एक गहरा क्षेत्र होता है। ट्रेंच जो कि कहाँ पाई जाती है, ट्रेंच को हमने बताया था आपको कि डीप ओशियन में पाई जाती है, समुद्र का सबसे गहरा भाग ट्रेंच होता है। जैसे कि मैरियन ट्रेंच है। मैरियन ट्रेंच कहाँ पाई जाती है? यह प्रशांत महासागर में पाई जाती है, फिलीपींस देश के उत्तर पूर्व में। ठीक, तो उसी प्रकार से भारत जो हिंद महासागर में अधिक ट्रेंच नहीं पाई जाती है। हिंद महासागर ट्रेंच के लिए यानी खाइयों के लिए, गहराई के लिए प्रसिद्ध नहीं है। प्रमुख रूप से जो ट्रेंच है वह प्रमुख एक ही ट्रेंच पाई जाती है जो जिसे हम कहते हैं जावा ट्रेंच। ठीक, तो जावा ट्रेंच यहाँ इंडोनेशिया देश जो कि जावा है यहाँ पर जावा ट्रेंच पाई जाती है। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं उत्तरी ऑस्ट्रेलियन बेसन। तो यह जो उत्तरी ऑस्ट्रेलियन बेसन यह क्षेत्र उसे हम कहते हैं उत्तरी ऑस्ट्रेलियन बेसन। इसके अलावा जो हम बात करें, जो हमारा अगली स्थलाकृति है उसे हम कहते हैं बलास लाइन। तो बलास लाइन एक ऐसी लाइन है, एक ऐसी रेखा है जो कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के जल को विभाजित करती है। तो यह जो बलास लाइन है यह इंडोनेशियाई देश को होते हुए, मिलाते हुए यह जो क्षेत्र है, यह जो देश, यह जो इंडोनेशियाई देश है यह, तो यह क्या करते हैं, एक प्रकार से बलास लाइन है। तो बलास जो कि प्रमुख व्यक्ति थे, इन्हीं के नाम पर इनका नाम बलास लाइन पड़ा है, जिसके माध्यम से जो हमारा प्रशांत महासागर है और हिंद महासागर के जल को यह विभाजक रेखा के रूप में कार्य करता है। इसके पश्चिमी तरफ है वह है हिंद महासागर के, इसके पूर्वी तरफ क्या है, प्रशांत महासागर का जल विस्तृत है। क्योंकि यहाँ से जो स्थलाकृतियां, जो यहाँ पर जो प्रमुख रूप से जो जल में पाए जाने वाले जो मछलियां हैं, जो पेड़ पौधे हैं, जो घास है, तो इसके अलावा जो प्रभावितियां हैं उनमें भिन्नता शुरू हो जाती है। वहाँ के जो जू प्लैंटन है, फाइट प्लैंटन है, उसमें विभिन्नता शुरू हो जाती है। तो यहाँ तक उसकी जो हिंद महासागर की सीमा रेखा विद्यमान है। तो इस प्रकार से हमने, आप देख रहे होंगे कि सभी स्थलाकृतियों को देखने का प्रयास किया। तो इसमें हमने प्रमुख रूप से इसे हमने देखा कि इसे हम कार्लसबर्ग रेंज कहते हैं, इसे हम मस्करीन प्लेट्यू कहते हैं। उसके बाद हमने देखा इसे मस्करीन प्लेट्यू जिस पर मॉरिशस देश बसा हुआ है, इसे हमने देखा सोमालिया बेसिन। इसके बाद हमने देखा दक्षिणी पश्चिमी इंडियन रिज के बारे में देखा।